नमस्कार, मनी मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। नए वित्त वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2016 से पर्सनल फाइनेंस के लिहाज से कई सारी चीजें बदल चुकी हैं। पीपीएफ में जहां पहले आप 8.7% का रिटर्न पा रहे थे, अब उसमें संशोधन हुआ है और अब आप 8.1% पाएंगे। ऐसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसपे ब्याज दरों की समीक्षा की गई है, अब हर क्वार्टरली बेसिस पे की जाएगी। वही पर्सनल फाइनेंस के लिहाज से देखा जाए, अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें या फिर एनपीएस की बात करें, तो क्या सही समय निवेश का हर नए वित्त वर्ष के शुरू होते ही या फिर अगर जो वित्त वर्ष खत्म हो रहा हो उस समय पे हम ये सोचते हैं कि टैक्स प्लानिंग के लिहाज से हम किस तरह से निवेश को करें। तो आज आपकी तमाम उलझनों को सुलझाने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, धीरेन्द्र कुमार जो कि सीईओ हैं वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन.com के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज पर। तो अगले आधे घंटे के लिए हमने 2 हॉटलाइन नंबर्स आपके लिए खोल दिए हैं। इस पर आप कॉल करके म्यूचुअल फंड्स हो, एनपीएस हो, पीपीएफ हो या फिर जो भी पर्सनल फाइनेंस के जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके बारे में सीधे धीरेन्द्र कुमार के साथ जुड़ सकते हैं। 2 नंबर्स आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं, आपको बता देते हैं। 011-2309-7655 और दूसरा नंबर है 2309-7647। अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूले। साथ ही साथ जब आप सवाल करते हैं तो सवाल करते समय टीवी के जो वॉल्यूम है उसे म्यूट कर दीजिए ताकि आपकी आवाज बिल्कुल सही और स्पष्ट तरीके तक हम तक पहुंच सके। तो चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या कुछ आपके फोन के सिलसिला जो शुरू होता है। उससे पहले धीरेन्द्र से कुछ समझ लेते हैं। धीरेन्द्र, 1 अप्रैल से काफी सारी चीजें बदल गई हैं। पीपीएफ पे जहां आप 8.7% कमा रहे थे, अब 8.1% है। यही सूरतियाल केवीपी की साथ है, एनएससी के साथ में है। ऐसे में जो लोग निवेश कर रहे थे पिछले वित्त वर्ष तक, क्या उसे कंटिन्यू रखें या फिर उसमें कुछ अब चेंजेस या फिर स्ट्रक्चर करने की जरूरत है? नहीं, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा समय है लोगों को एक नई सोच लाने की, क्योंकि ये जो कुछ भी बदलाव आप देख रहे हैं वो प्राइमरीली एक बदलाव है। जो निश्चित आमदनी वाले जो हमारे सुरक्षित बचत योजनाएं थी उन पे ब्याज दरों में कटौती हुई है और वैसे सारे लोगों की समस्या की कोई समाधान नहीं है। जो वृद्ध लोग हैं जिनका पैसा लगा हुआ है और वो अपने आमदनी पे निर्भर करते हैं, उनके पास कोई खास चारा नहीं है। लेकिन वो सारे लोग जिनको अभी भविष्य में पैसे की जरूरत होगी, आज वो बचा रहे हैं, आज वो टैक्स बचत उनकी जरूरत है, आज उनके पास समय है, तो वो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। और अभी तक जितने रिस्क अवर्स लोग हैं, जिन्होंने पीपीएफ में पैसा लगाया है, जिन्होंने जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या किसान विकास पत्र खरीदते हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा कि ये जो ब्याज दर है, ये उनके जो उनकी बचत है उस पे एडिक्वेट रिटर्न है, क्या काफी रिटर्न है। मुझे लगता है कि ये जो महंगाई दर है जिसके आधार पे हमारे यहाँ ब्याज दरें कम हो जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ अधिकतर लोगों के और खासकर वृद्ध लोगों के जो खर्च है, उसका जो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन का जो रेट है उससे कुछ खास लेना देना है नहीं। अगर माना जाए कि ब्याज दरें अगर आपको 8% के आसपास मिल रही है, इन्फ्लेशन हम आज भी मान के चलते हैं कि 10% के आसपास अगर एक रेट मान के चले, तो क्या लगता है इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा? अगर कंपाउंडिंग मानते हैं, कंपाउंडिंग हो रही है इसके अंदर पीपीएफ जैसे इंस्ट्रूमेंट में, पर क्या इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे लॉन्गर टर्म में? वो जो नंबर्स जो स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन रिवील करता है आप उसको बीट कर पाएंगे, लेकिन जरूरत यह है कि क्या आप अपने इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। और हर एक व्यक्ति का जो इन्फ्लेशन है वो काफी अलग है। अगर आप वृद्ध हैं, आपको अस्पताल में जाकर के अगर साल में आपकी जो रोजमर्रा की जो आमदनी है उसकी जरूरत शायद उसमें कमी आए या वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही हो, क्योंकि हम ये रफ्तार जो महंगाई की रफ्तार दर है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो दूसरे खर्चे हैं वो काफी रफ्तार से बढ़ जाते हैं और वो एक मुश्त खर्चा आता है जो कि हमारे इन्फ्लेशन इंडेक्स का वो पार्ट नहीं है। इसलिए लोगों के लिए जरूरी है कि वो अपना पैसा सुरक्षित तरीके से या ज्यादा रिस्क लिए बगैर ज्यादा बेहतर तरीके से बढ़ा सके। और मुझे लगता है कि उसमें ये जो छोटी बचत योजनाएं हैं ये आपको सुरक्षित रिटर्न जरूर देती हैं, लेकिन उस इन्फ्लेशन को बीट कर पाने में सक्षम नहीं है। इसलिए जिसके पास समय है उसी के पास कुछ दूसरा विकल्प लेने का उनके पास समय है। ठीक है, चलिए आपके लिए कॉलर आ चुके हैं। रांची से महिराम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महिराम जी, स्वागत है आपका मनी मंत्र में। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, अपना सवाल कर सकते हैं महिराम जी आप। हाँ, ये वही म्यूचुअल फंड के लिए जो बता रहे हैं, उसको कौन सा म्यूचुअल फंड बेनिफिटेड होगा? आप कितना निवेश करना चाहते हैं, कितने समय के लिए आप निवेश करना चाहते हैं? ये एटलीस्ट 1 ईयर, 1 साल के लिए। अच्छा महिराम जी, ये निवेश आप कर क्यों रहे? क्या कोई आपका गोल है? बच्चों की एजुकेशन हो गई या फिर कहीं घूमने जाने जाते हैं उसके लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं? आपका गोल क्या है? आप किस लिए निवेश करना चाहते हैं?
हाँ, बच्चे को एडमिशन, बच्चे को पढ़ाने के लिए और ठीक है। मैरिज के लिए। और आप हर महीने कितना निवेश कर सकते हैं अगर देखा जाए तो? क्या आप हर महीने कितना निवेश कर सकते कितना हैं? बचत कर पाते कितना हैं? बचत कर पाते हैं आप? 5 से 7 हजार। आप 5 से ज्यादा मतलब बचत करते हैं, उसको निवेश भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा महिराम जी, आपकी उम्र क्या होगी इस समय पर? 48। आप 48 साल के हैं। ठीक है, धीरे से सीधे जान लेते हैं। 48 साल के व्यक्ति हैं, 5-7 हजार रुपए निवेश कर सकते हैं। कहाँ लगाए पैसे? एक तो कि अगर 1 साल के बाद कोई ऐसा गोल है जिसके लिए इनको निश्चित तौर पे पैसा चाहिए, तो उस पैसे के लिए अब इनके पास निवेश के ढेर सारे विकल्प नहीं है। अगर एक मुश्त पैसा है, डिपॉजिट कीजिए। अगर आप 5-7 हजार रुपए लगाना चाहते हैं, जो कि 60-70 हजार रुपए आपके पास क्योंकि इकट्ठा उन्होंने हो कहा कि जाएगा, म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में एक फिक्स्ड इनकम फंड, एक शॉर्ट टर्म डेट फंड इनके लिए अच्छा विकल्प होगा, जो कि 1 साल में आपको डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न दे पाएगा। ये कितना % तक रिटर्न मिल जाता है? म्यूचुअल फंड पे जिस तरह से आपको डिपॉजिट पे एक निश्चित आमदनी मिलती है, उस तरह के निश्चित या गारंटेड रिटर्न आपको नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि आने वाले 1 साल में, पिछले 1-1.5 साल में, 2 साल में काफी अच्छा रिटर्न मिला है। आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि 8-8.5% रिटर्न कोई आपको मिल सुझाएंगे पाएगा। कौन सा आप फंड कह रहे हैं? फ्रैंकलिन का जो शॉर्ट टर्म फंड है, या आईसीआईसी प्रूडेंशियल का शॉर्ट टर्म फंड, या एचडीएफसी का, ये एक अच्छे कंजर्वेटिव डेट फंड है। ठीक है। तो महिराम जी, आपके लिए 3 फंड सुझाते हुए आप, क्योंकि आपके पास 1 साल का समय आपने बताया, हर महीने 5 से 7 हजार रुपए निवेश करना चाह रहे हैं, 1 साल का समय आपके पास रह जाता है। फ्रैंकलिन का बताया, आईसीआईसीआई का बताया, या फिर आप एचडीएफसी के इन 3 फंड का चुनाव कर सकते हैं, इनमें आप निवेश कर सकते हैं। निवेश की प्रक्रिया काफी सिंपल है। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, तब भी आप जान लेंगे धीरेन्द्र से कि कहां से निवेश करें। धीरेन्द्र, क्या डीमैट के थ्रू निवेश करें, या फिर जो आज भी वो पेपर कागजी कार्रवाई करके जो फंड हाउसेज में देके आते हैं, उस तरह से निवेश करें? नहीं, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट होना अनिवार्य नहीं है। हाँ। और अगर आपके पास आधार कार्ड है और आप इस तरह की का निवेश कर रहे हैं, तो ये कर पाना आपके लिए पेपरलेस भी संभव है। लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेश करना अभी उतना आसान नहीं है जी। अभी आपको कागजी कार्रवाई करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, तो एक बार आपको केवाईसी कराना पड़ेगा, जिसके लिए आपके पास पैन नंबर और एक पते का और बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। अगर कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन है, तो ये कर पाना संभव है। उसके बाद निवेश करना काफी आसान हो जाता है। आप फंड का चुनाव करें, एप्लीकेशन भरें, और रांची में इन्वेस्टर सर्विस सेंटर्स होंगे, कैम्स और कार्बी के, जहां पे आप ये सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा बहुत सारे म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स, एजेंट्स आपको निवेश करने में आपकी मदद करेंगे, जिसमें कि ये प्रक्रिया ये सब कुछ करना काफी आसान हो जाता है। चलिए, रांची से हमारे साथ दूसरे कॉलर जुड़ रहे हैं, प्रभात कुमार। प्रभात, स्वागत है आपका मनी मंत्र में। क्या सवाल है आपका? जी, मेरी आयु 63 वर्ष है। मैं पब्लिक आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है प्रभात, एक बार अपना सवाल दोहराएंगे? हाँ जी, हाँ, मेरी आयु 63 वर्ष है। मैं पब्लिक अंडरटेकिंग से रिटायर्ड व्यक्ति हूँ। ठीक है। मेरे जैसे व्यक्ति जिसको 2,000 रुपये वेतन मिल रहा है, और आज के दिन में इंटरेस्ट घट गया है, और मैं इंटरेस्ट पे ही अपना जीवन यापन करता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? मैं जिनका सवाल समझ पाया हूँ, जितना भी शायद रिटायर्ड है पीएसयू से, इंटरेस्ट फ्री लाइफ जी रहे हैं, और कहाँ निवेश करें? जी हाँ, प्रभात जी को मैं बताना चाहूंगा कि ये आपकी स्थिति काफी गंभीर हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से निश्चित आमदनी, गारंटेड रिटर्न, और जो आम विकल्प रहे हैं कि लोगों ने अपना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा लगाया और वहां से आप अपना पैसा डिराइव कर रहे हैं, तो अभी शायद इतनी स्थिति, खराब स्थिति का आपको अंदाज नहीं हो। लेकिन एक चीज जो कि सारे लोग जो आपके जैसी स्थिति में हैं, उन्हें विचार करना चाहिए कि आपकी जो पूंजी है, उसकी सारी आमदनी अगर आप कंज्यूम कर लेते हैं, तो 5 साल के बाद वो आमदनी काफी नहीं होगी, क्योंकि महंगाई से क्योंकि आपकी जो पूंजी है, अगर आपके पास 15 लाख रुपया है, उससे मिलने वाला ब्याज आप हर साल कंज्यूम कर लेते हैं, तो 5 साल के बाद वाला 15 लाख आज के 15 लाख के बराबर नहीं होगा। और ये इस चीज की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप 80 साल तक अगर आप जिंदा रहेंगे, या 85 साल तक जिंदा रहेंगे, तो 20-25 साल तक इस पूंजी की स्थिति क्या होगी। 25 साल बाद ये जो 20 लाख रुपया या 25 लाख रुपया अगर आपका है, जिससे आप इनकम डिराइव करते हैं, वो इतना इनकम प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो कुछ आपके पैसे का कुछ कई रिटायर्ड लोगों की है, सारे रिटायर्ड लोगों की स्थिति काफी, एक मुश्त काफी पैसा मिलता है, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, फिर ये भी होता है ग्रेचुइटी का पैसा हो गया फॉर एग्जांपल। कई सारे इनको जो सेविंग्स होती है मैच्योर हो जाती है। ऐसे रिटायर्ड व्यक्ति क्या करे? क्या ऐसे रिटायर्ड व्यक्ति के लिए एक तो
उन्हें रिस्क लेना पड़ेगा और बहुत कैलकुलेटेड रिस्क ले भी नहीं सकते क्योंकि एक लायबिलिटी और भी होती है, क्योंकि बच्चों की शादी हो गई, बच्चों का एजुकेशन वैसे लोगों की स्थिति में उनकी निर्भरता, उनके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे बड़ी सोच है। अगर और क्योंकि और वो लोग, उन लोगों के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रह पाना अपने वृद्धावस्था में मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने पैसे का कुछ भाग अगर ऐसे तरीके से लगाएं जिससे कि आपको इनकम नहीं मिलेगा लेकिन वो आपके कैपिटल के वर्थ को प्रोटेक्ट करने में आपकी मदद करेगा। तो आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या किस तरफ आपका इशारा? म्यूचुअल फंड? नहीं, ऐसे लोगों के लिए अधिकतर पैसा अभी भी फिक्स्ड इनकम में लगना चाहिए। ठीक है। आपको 15 लाख रुपए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगाना ही पड़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा अगर कुछ भाग है, अगर आपके पास कुल 15 लाख ही है तो आपको 2-3 लाख रुपए इक्विटी में लगाना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर पैसा आपका निश्चित आमदनी और गारंटेड रिटर्न, सुरक्षित तरीके से लगा हुआ पैसा जिससे आप इनकम डिराइव करेंगे। लेकिन कुछ पैसा ऐसा होना ही चाहिए जो कि आपका वो 12 लाख है वो बढ़ करके 15 लाख हो पाए, बढ़ करके 18 लाख हो पाए 5 साल 10 साल के बाद। उस कैपिटल को सप्लीमेंट करने के लिए आपका कोई ग्रोथ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। वापस से आऊंगा कि इक्विटीज में क्यों आके एक नॉर्मल क्वेरी आती है, इस पर बात करेंगे, लेकिन तोताराम जी का सवाल ले लेते हैं जो कि दादर नगर हवेली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तोताराम जी, क्या आपकी आवाज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नमस्कार सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन हाँ, एक जो नॉर्मल क्वेरी सबके मन में रहती है, अगर इक्विटीज में पैसा लगाते हैं 50 रुपए अगर आपका पोर्टफोलियो या कॉर्पस बढ़ जाता है तो उतनी खुशी नहीं मिलती, 5-10 रुपए गिर जाएगा तो आप रोज ट्रैक करते रहेंगे कि गिर गया, उसी में आप मानसिक तौर पर उस चीज को लेने लगते हैं कि भाई पैसा गिर रहा है। तो इक्विटीज में निवेश करना सही विकल्प नहीं होता, क्योंकि आप पीपीएफ अगर को ट्रैक नहीं कर सकते, आपको हर महीने पैसा मिल जाता तो उसमें इतनी टेंशन नहीं रहती। इक्विटीज में पैसा लगाएं तो क्या वो चुनाव का पैरामीटर हो के इस पैरामीटर से हम निवेश करें और इन चीज को हम ट्रैक करके निवेश करें? इक्विटी वॉलेटाइल है, बिल्कुल है, और इससे बचा नहीं जा सकता है। अब आपको निर्धारित करना है कि आप किस तरह से पैसा लगाएं और किस नजरिए से देखें और इससे आपको क्या मिल रहा है। अगर ये आपकी सोच नहीं होगी तो आपके लिए स्थिति काफी गंभीर है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा था कि आपको इसको होलिस्टिकली देखना चाहिए। अगर आपके पास 100 रुपया है तो आप अभी भी 80-85 रुपया ऐसा लगाएंगे जो कि निश्चित आमदनी आपके लिए प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बाकी 10-15 रुपया आप ऐसे लगाएंगे जो कि आपका पैसा रफ्तार से बढ़ पाएगा, आपके कैपिटल के वर्थ को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। ये करने का 2-3 जरिया। एक तो आप देखें कि 100 रुपए का केवल 15 रुपया ही लगा हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा चिंतित होने की स्थिति नहीं है। ये पैसा लंबे समय के लिए लगा हुआ है, क्योंकि आप इससे रोज रोज पैसा नहीं निकाल रहे हैं। आप पैसा लगाते हैं 5-10 साल के लिए, लेकिन रोज शाम को इसका वैल्यू बदल जाता है, इसके बारे में आप चिंतित होते हैं। तीसरा जरिया है कि आप इसको इस तरह से लगाएं जिससे कि ये जो एंजाइटी है इसको आप कम कर पाएं। ठीक है, अगर आपको रिटायरमेंट के समय 20 लाख रुपया मिला है और आपने निर्धारित किया कि आप 3 से 4 लाख रुपया इक्विटी में लगाएंगे, बाकी पैसा आपका फिक्स्ड इनकम में लगेगा, तो ये 4 लाख रुपया जरूरी है कि आप पहले दिन ना लगाएं। ये पैसा जरूरी है कि आप एक ऐसे फंड में लगाएं जो एडिक्वेटली डाइवर्सिफाइड है। और अगर आप इस पैसे को बांट करके अगले 18 महीने में लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बाजार के उतार चढ़ाव से आपको उतनी उत्तेजना नहीं हो रही। ठीक है, कि आप स्टैगर्ड वे में लगाएंगे, स्टैगर्ड तरीके से लगाएंगे, डाइवर्सिफाई करने के लिए लगाएंगे, अपने पैसे का एक छोटा सा भाग लगाएंगे और वैसा भाग लगाएंगे जिसपे आपकी रोज की निर्भरता नहीं होती। ठीक है, राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि पंजाब से हमें कॉल कर रहे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपका मनी मंत्र में। क्या सवाल है आपका? सर, हाँ राजकुमार जी, टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, उसके बाद सवाल करिए। आपकी आवाज हाँ, अपना सवाल कीजिए, आपकी आवाज मुश्तक आ रही है। सर, मैं 1000 से 2000 में मंथली इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो उसमें किसमें इन्वेस्ट करूँ? 1000 से 2000 रुपया आप मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और आपकी उम्र क्या है इस समय पर? मेरी 24। और कितने समय तक आप निवेश करना चाहते हैं? हाँ जी, 15 से 20 साल तक। 15 से 20 साल के लिए कुछ स्पेसिफिक आपके जहन में है कि 15 साल बाद क्या करेंगे इस पैसे का, या कहाँ लगाना चाहते हैं? सेविंग के लिए बस। सेविंग के लिए, ठीक है, शुक्रिया। आपका सवाल धीरेन्द्र तक पहुंचाते हैं। राजकुमार, क्या करें? 24 साल काफी कम उम्र है एक तरह से, क्या एग्रेसिव हो सकते हैं 1 या 2000 रुपए लेकर के? बिल्कुल एग्रेसिव हो सकते हैं, और मेरे ख्याल में यही उम्र है जिस समय, और खासकर इनका जो टाइम फ्रेम है 15 से 20 साल, इसमें बड़ी कम संभावना है कि अगर आप 1000-2000 रुपया हर महीने लगाएं
तो ये एक बड़ी भारी रकम में तब्दील हो सकता है अगर आपका 24,000 रुपये साल का निवेश है, जो कि 15-20 साल में आप करीब 5 लाख रुपया लगाएंगे तो ये 5 गुना 6 गुना हो जाएगा। ठीक है। अगर आप इक्विटी को बेहतर तरीके से आप लगा सकते हैं, मेरी सलाह होगी कि एक अच्छा बैलेंस फंड इनके लिए अच्छी शुरुआत है। मिड कैप या स्मॉल कैप माना जाए ना, एक ऐसा निवेशक जो कि पहली बार निवेश कर रहा है उसके लिए जरूरी है कि उसके निवेश की शुरुआत में उसका निवेश में विश्वास बन पाए। ठीक है। इसलिए बैलेंस फंड, क्योंकि उसमें 30% पैसा फिक्स्ड इनकम में होता है, इसमें जब बाजार में भारी गिरावट आती है तो आपके पैसे में भारी गिरावट नहीं दिखती है। लगातार पैसे लगाने से आप बाजार के उतार चढ़ाव को आराम से नेविगेट कर पाते हैं। और ऐसे निवेशकों के लिए दूसरा एक और आसान विकल्प है, ये विकल्प उन सारे लोगों के लिए है जो कम से कम एक ऐसे शहर में रहते हैं जहां ये निवेश करना संभव है। लेकिन भारत के 100-150 शहर के बाद जो छोटे से कस्बे हैं, कस्बा है या कहीं पे आप रहते हैं, तो मुझे लगता है ऐसे छोटे निवेशक के लिए जरूरी है कि वो एक जो नया विकल्प आया है अटल पेंशन योजना, ये आपके रिटायरमेंट का पैसा लगाया जा सकता है। इसमें लगाया हुआ पैसा, इस पे आपको गारंटीड पेंशन मिलेगा। नहीं, क्या 2,000 रुपए ये अटल पेंशन में लगाएं या फिर किसी म्यूचुअल फंड में लगाएं? अगर ये कोई छोटे शहर में रहते हैं और बाजार से बहुत ही इनको डर लगता है रिटायरमेंट और इनको, तो वैसे लोगों के लिए वो भी एक विकल्प है। मुझे लगता है बेहतर रिटर्न के लिए आपको एक म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। अगर आप डरते हैं आपको और एक ऐसे शहर में रहते हैं जहां पे ये सारे विकल्प आसानी से उपलब्ध नहीं है, अटल पेंशन योजना एपीवाई और एनपीएस दोनों सेम है या फिर कुछ फर्क है इनमें? दोनों में थोड़ा फर्क है। दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पे अटल पेंशन योजना का जो पैसा है उस आपके रिटायरमेंट तक इस योजना के तहत आने वाले लोग और उन लोगों के लिए एक पेंशन की गारंटी है भारत सरकार द्वारा। और पेंशन की गारंटी ही नहीं, एक उसमें सेफ्टी नेट है। अगर आपको जो निवेश है वो इस गारंटीड इनकम की तुलना में, अगर जो आपको पेंशन गारंटीड पेंशन की तुलना में अगर आपका निवेश ज्यादा हो जाता है तो आपको ज्यादा मिलेगा। अगर कम हुआ तो कम से कम आपको गारंटीड इनकम मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए लीना हमारे साथ जुड़ रही है यमुना नगर से। लीना, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी मंत्र में। क्या सवाल है आपका? थैंक यू सर। सर मेरे पास एक 2 क्वारीज है। मेरे पास 2 डॉटर्स हैं सर। हाँ। तो मैं 3 लाख रुपीस अभी कंप्लीट इनकम 4-5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। 3 लाख रुपए आप 4-5 साल में निवेश करना चाहती है? ठीक है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है मेरा सर, मैं मंथली 2,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकती हूँ 4-5 ईयर्स के लिए। ठीक है। क्या करना चाहिए मुझे? लीना एक बात बताइए, आपकी उम्र क्या है? चारों डॉटर्स क्या छोटी है अभी या किस तरह से है? मेरे पास 2 डॉटर्स हैं, 42 ईयर्स मेरी एज है। ठीक है। और इसके अलावा क्या आप क्या जॉब कर रही है या फिर आप सरकारी जॉब में या प्राइवेट में? प्राइवेट सेक्टर में हूँ। ठीक है। और उसमें क्या आपको इंश्योरेंस कवर है या फिर जो सर जो अभी एक मेरी पॉलिसी कंप्लीट होनी है, 70,000 रुपीज मेरे आने हैं जुलाई मंथ में। ठीक है। LIC की। ठीक है। और अदरवाइज एक और मेरी चल रही है। चलिए ठीक है। दिनेश कुछ और पूछना चाहेंगे लीना से? नहीं, मैं लीना के लिए ये सलाह देना चाहूंगा कि अभी इनके पास काफी समय है। अगर 5-7 साल 10 साल के लिए आप निवेश करें, इनको एक सिंपल प्लान फॉलो करना चाहिए। पहला आपका जो चेकलिस्ट में जो चीज होता है कि आप देखें कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। अगर नहीं है तो एक छोटे प्रीमियम से पूरे परिवार के लिए एक फैमिली फ्लोटर प्लान, जो कि 2-3 हजार रुपए सालाना का या 4 हजार रुपए सालाना का खर्चा होगा। ठीक है। ये जरूर लेना चाहिए। ठीक है। क्योंकि इसकी वजह से, इसके नहीं होने की वजह से नुकसान ज्यादा हो सकता है। आपका सारा बचत का जो प्लान है वो डिसरप्ट हो जाएगा। अगर आप पे फाइनेंशियल निर्भरता है तो एक टर्म प्लान होना चाहिए। ये इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ बचत योजना नहीं है, ये केवल एक प्योर इंश्योरेंस है। अगर आपको कुछ होता है तो आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान होगी। और ये भी एक छोटे प्रीमियम के साथ एक बहुत बड़ी रकम का इंश्योरेंस उपलब्ध है। इसके बाद स्थिति आती है कि आप अपने पैसे को कैसे लगाएं। 3 लाख रुपया एक मुश्त लगाना है जो कम से कम 8-10 लाख साल के लिए लगेगा। वही सलाह, एक बैलेंस फंड से शुरुआत करें। ठीक है। और ये जो 2,000 रुपए आप जो हर महीने बचा रही हैं, आप अपने पैसे को एक मुश्त इकट्ठा करके उसके बाद निवेश करने की ना सोचें, बल्कि लगातार हर महीने निवेश करें। ठीक है। तो आप 2 काम करें, ये जो 3 लाख रुपया है इसको अगले 18 महीने या 2 साल में इसको बांट के एक अच्छे बैलेंस फंड में लगाएं। ठीक है। इससे आप बाजार को एवरेज कर पाएंगे। साथ 2,000 रुपये महीना उसी बैलेंस फंड में एक SIP का अकाउंट खोलें। ठीक है। और मुझे लगता है कि 8-10 साल में, 12 साल में ये एक अच्छे खासे रकम में तब्दील हो पाएगी। चलिए ठीक है। हमने तमाम बातें की, लेकिन धीरेन्द्र कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप?
म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ सलाह जो मैं बता रहा था, ये काफी जेनेरिक एडवाइस है और लोगों को अपने सलाहकार से संपर्क करके ही इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। चलिए, शुक्रिया धीरेन्द्र, धन्यवाद। शो पर आया, तमाम जानकारी आपने दी। तो आज के इस मनी मंत्र के अंक में इतना ही। अर्थ यही निकल करके आता है, फाइनली कंक्लूजन यही निकल करके आता है, मनी मंत्र यही निकल करके आता है कि निवेश करने से पहले आप खुद की रिसर्च जरूर करिए। धीरेन्द्र ने आपको कई सारे फंड सुझाए, कई सारे ऑप्शंस आपको दिए, लेकिन हाँ, आप फाइनली अपनी रिसर्च जरूर करिएगा। मैं हर बार एक ही बात कहता हूं, मोबाइल फोन आप जब खरीदते हैं तो आप खुद की रिसर्च करते हैं कि कौन सा फोन खरीदे, या कोई भी गैजेट्स या गिज्मो या गाड़ी खरीदते हो आप जरूर रिसर्च करते हैं। तो पैसा आपका है, गाड़ी कमाई आपकी है, तो निवेश करने से पहले जरूर सोचिए, रिसर्च जरूर करिए, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में, इंटरनेट पर उपलब्ध है। उसके बाद में ही आप निवेश करिए। चलिए, आज के मनी मंत्र में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।